फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th की, है ना। एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इस लेक्चर में मैं 11 नंबर का टॉपिक डिस्कस करूंगा, यानी 11 चैप्टर नंबर 11 है, जंतुओं एवं पादपों में परिवहन को डिस्कस करूंगा दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देने का है। मेरे द्वारा अगर पढ़ाया जा रहा आपको पसंद आ रहा होगा तो कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सब लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारी साइंस की समझ हमारे दिमाग में विकसित हो सकेगी दोस्तों, एक बेसिक नॉलेज क्रिएट हो सकेगा। यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो मैं 6वीं से लेकर 10वीं तक की पूरी साइंस पढ़ाऊंगा दोस्तों। बस कमेंट करने का है और लेक्चर्स को थोड़ा बहुत शेयर कर देने का है ना। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। ये देखो, ये है चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी की बुक का, जंतुओं और पादपों में परिवहन, है ना, विज्ञान का। तो परिवहन, तो देखो मैं नोट से डिस्कस करूंगा, सामने का पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जानते होंगे कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन हो गया, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सही बात है, भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। तो देखो उसके बाद क्या लिखा है। क्या आपने हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रही है हमको यहाँ पे साइड में। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर की परिसंचरण तंत्र बनाती है दोस्तों। क्या बनाती है? परिसंचरण तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? परिसंचरण तंत्र बनाती है दोस्तों, है ना। परिसंचरण तंत्र बनाती है। देखो ये लिखा हुआ है परिसंचरण तंत्र। ये देखो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, कोई महिला का चित्र है शायद। ये हृदय है, ये सिरा है, ये धमनी है ना। उसके अलावा देख सकते हैं आप, जो धमनियाँ होती है दोस्तों लाल रंग में दिखाई देती है, और सिराएं जो है नीले रंग के दिखाई देते हैं। कई की नीली नीली नस दिखाई देती है, देखना कईयों के हाथ में। धमनियाँ लाल रंग की और सिराएं नीले रंग की होती है। तो दोस्तों मैं आपको मेरी नोट से डिस्कस करता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में, जो समरी के रूप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे को जानकारी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है जंतुओं एवं पादपों में परिवहन दोस्तों। तो हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बनाती है दोस्तों। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। यह तंत्र शरीर के सभी अंग तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचाता है दोस्तों। क्या क्या पहुंचाता है यह तंत्र शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचाता है दोस्तों। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट को हटाता है। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट को हटाता है दोस्तों, ये पता होना। तो इसे ही बोलते हैं परिसंचरण तंत्र दोस्तों। इसे ही क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो समझ में आ गया परिसंचरण तंत्र क्या होता है ना। तो समझ में आया ना। यह तंत्र शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचाता है। इसके अलावा यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट को हटाता है, उसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। इसे ही क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो बस इतना ही याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है मैंने बता दिया आपको। परिसंचरण तंत्र कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। तो क्या होता है ये यानी द फ्लो और मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है द फ्लो और मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फ्रॉम द हार्ट। इतना ही याद रखना, इंग्लिश से इतनी चाहती है मेरे को। तो समझ में आ गया इतना परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं अपन काम का। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है
रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है ना। ये समझ में आया। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाता है दोस्तों। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो वही बताया गया यहाँ पे एनसीईआरटी में फैक्ट लिखे हुए थे तो मैंने लिख रखा हूँ। रक्त जो होता है एक शारीरिक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है दोस्तों। ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को भी हटाता है। रक्त शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है दोस्तों। प्लाज्मा होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। लाल रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसका नाम है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है दोस्तों। इसलिए थकान महसूस होना, सुस्ती आना, ये सब होता है दोस्तों, है ना। तो फिर अब इसी को एनीमिया रोग भी कहते हैं दोस्तों। हेमोग्लोबिन की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया एक रक्त विकार होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हेमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है दोस्तों। हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण होने वाले लक्षणों की बात करूं तो शरीर में खून की कमी हो जाती है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको दूर करने के लिए कई उपाय हैं। कई बार हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाता है डॉक्टर। हेमोग्लोबिन टेस्ट के बाद वो जैसे कई आयरन की गोली दे देता है एनीमिया दूर होए करके, या फोलिक एसिड की गोलियां दे देता है ना। इस प्रकार का होता है दोस्तों। बस तो हेमोग्लोबिन वही है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है दोस्तों। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का सबसे अहम घटक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग यानी खून का रंग लाल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है जिसकी वजह से खून लाल रंग का होता है। क्वेश्चन कभी पूछा हेमोग्लोबिन की उपस्थिति में, यानी किसकी उपस्थिति में खून का रंग लाल होता है? तो हेमोग्लोबिन की उपस्थिति में होता है ना। उसके बाद अगला फैक्ट है, अन्य रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है दोस्तों, जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, जिसे WBC कहते हैं, है ना। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कोशिकाएं जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ये रोगाणुओं को नष्ट करती है, उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। खून का थक्का बन जाना उसका एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे पट्टी कणु कहते हैं, जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है दोस्तों। तो प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाती है कई बार। यदि आपको प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो उसके कारण रक्तस्राव हो सकता है, यानी एनीमिया भी हो सकता है। उसके वजह से एनीमिया भी हो सकता है दोस्तों। तो यही बताया गया है, बस प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। प्लेटलेट्स की कमी हो जाने की वजह से भी रक्त का थक्का बनने में दिक्कत जाती है। तो रक्त का थक्का बन जाना उसका एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे अपने को कहीं कट गया दोस्तों, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक रिकवरी होती है कि नहीं, ऑटोमेटिक रिकवरी होकर वहाँ खून का थक्का जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है, फिर सूखने लगता है वो, है ना। तो कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे पट्टी कणु या प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ये पता होना, इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, है ना। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है दोस्तों। कौन सी 2 प्रकार की? एक का नाम होता है धमनियां और दूसरे का नाम होता है शिराएं। एक का नाम है धमनियां और दूसरे का नाम है शिराएं, या शिरा बोलते हैं उसको। सबसे पहले बात करते हैं धमनियां की।
जाती। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ये जो धमनियाँ जो होती है, ये अगर पूछा शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती है, ये शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाने वाली, शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती। कभी पूछा शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती है, कहाँ ले जाती है? सभी भागों तक ले जाती है, उसी को धमनियाँ कहते हैं, है ना। तो कभी पूछा हृदय से शरीर की ओर, धमनियों का काम क्या है? हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। और ये लाल रंग की होती है दोस्तों, ये लाल रंग की होती है, ये लाल रंग की होती है। तो शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को, ऑक्सीजन समृद्ध याद रखना है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, उसे ही धमनियाँ कहते हैं दोस्तों, उसे ही धमनियाँ कहते हैं। दूसरा होता है सिराएं। सिराएं जो है अशुद्ध रक्त को लौटा कर लाती है, अशुद्ध रक्त को लौटा कर लाती है, तो अपन बोल सकते हैं शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर ले जाती है। ये नीले रंग की दिखाई देती है दोस्तों, ये नीले रंग की दिखाई देती है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस लाती है, शरीर के सभी भागों से वापस लाती है, हृदय में ले जाती है, शरीर के सभी भागों से हृदय में ले जाती है। तो कभी पूछा शरीर से हृदय की ओर, कभी पूछा शरीर से हृदय की ओर कौन ले जाती है? तो सा से सिरा और सा से शरीर, सा से शरीर यानी सा से शरीर यानी शरीर से हृदय की ओर, ऐसा याद रख सकते हैं। सा से सिरा, सा से शरीर, तो पहले शरीर आएगा तो शरीर से हृदय की ओर सिराएं ले जाती है, और हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ ले जाती है। ये पता होना है ना। बस यही है यहाँ पे इतनी समझने लायक बात। धमनियाँ और सिराएं रक्त वाहिकाएं हैं दोस्तों, जो शरीर में रक्त का संचार करती है। धमनियों में रक्त हृदय से दूर जाता है, धमनियों में जो है रक्त हृदय से दूर जाता है, हृदय से दूर जाता है। वहीं जबकि सिराओं में रक्त हृदय की ओर आता है, जबकि सिराओं में रक्त हृदय की ओर आता है। धमनियों और हृदय की चोट का इलाज करने के लिए, कभी चोट लग जाती है तो सर्जरी या सिलाई से किया जाता है दोस्तों, सर्जरी या सिलाई से किया जाता है ना। तो बस इतना ही है। कभी पूछा धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है ना। बस इतना याद रखना, ये ऑक्सीजन युक्त, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, है ना। ये इतना याद रखना, शरीर से हृदय की ओर सिरा, और धमनियाँ जो है हृदय से शरीर की ओर। ये रंग भी देख लेना है, अब लिख दिया हूँ मैंने रंग कौन से कलर की होती है, और ये वाला ये समझ में आ गया होगा। नाड़ी स्पंद की बात करते हैं, जिसे नब्ज कहते हैं, नब्ज, जिसे नब्ज कहते हैं। तो ये क्या होता है यह दोस्तों? यह धमनियों में प्रभावित हो रहे रक्त के कारण होता है। प्रति मिनट स्पंदों में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंद दर कहलाती है दोस्तों, उसको स्पंद दर कहते हैं। विश्राम अवस्था में ये 72 से लेके 80 स्पंद प्रति मिनट तक होती है। तो विश्राम अवस्था में, वयस्क व्यक्ति में विश्राम अवस्था में, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको याद रखना है, 72 से 80 तक के होती है दोस्तों। तो आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए, धमनियों में रक्त के स्पंदन के साथ बहने को नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहते हैं दोस्तों। यह हृदय की धड़कन की दर होती है। यह क्या होती है? हृदय की धड़कन की दर होती है। नाड़ी की धड़कन को शरीर के कई स्थानों पर महसूस किया जा सकता है। आराम की स्थिति में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की दर लगभग 60 से लेके 100 धड़कन प्रति मिनट तक होती है। कितनी? 60 से लेके 100 इतने के बीच होती है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये लिखा है ना, तो याला याद रखना है। लेकिन ये किससे कितने तक के रहती है करके बताया, 60 से लेके 100 धड़कन प्रति मिनट तक होती है। नाड़ी की दर को हृदय गति भी कहा जाता है कई बार, है ना। तो नाड़ी की दर मापने का तरीका, जैसे मापते कैसे हैं, तो कई जगह महसूस होती है, जैसे गर्दन के नीचे वाले भाग में, कलाई में महसूस करते हैं, घुटने के पीछे कोहनी के भीतर वाले भाग में नाड़ी की धड़कन को महसूस किया जा सकता है दोस्तों, है ना। किसी धमनी को उसके पास की हड्डी पर बराबर नाड़ी की धड़कन को महसूस किया जा सकता है, और उसी हिसाब से होता है दोस्तों। जैसे परिश्रम करने या ब्लड प्रेशर बढ़ने पर नाड़ी की दर तेज हो जाती है दोस्तों। वहीं ब्लड प्रेशर कम होने पर भी नाड़ी की दर जो है कम हो जाती है। जो लोग अक्सर व्यायाम करते हैं उनकी नाड़ी की दर कम ही रहती है हर समय। अगर नाड़ी की दर 72 से कम या ज़्यादा हो तो संकेत होता है दोस्तों बीमारी का। इसीलिए पहले नाड़ी देखकर ही दवा दे देते थे पुराने ज़माने में। तो आयुर्वेद में बीमारियों का पता लगाने के कई तरीकों में से एक था नाड़ी परीक्षण करके ही वो दवा लिख देते थे, दवा देते थे दोस्तों। तो ये समझ में आ गया क्या है यहाँ से यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन हृदय की। हृदय के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। मानव हृदय 4 कक्षाओं में बटा होता है दोस्तों।
मानव हृदय जो है ये चार चार कक्षों में बटा होता है। एक होता है दायां अलिंद, एक होता है अलिंद, अलिंद यानी कौन सा अलिंद, दायां अलिंद, और एक होता है बायां अलिंद। ये अलिंद जो है ये दो होता है, एक होता है दोस्तों, एक होता है दायां अलिंद और दायां अलिंद, और दूसरा होता है बायां अलिंद, है ना, बायां अलिंद। तो दायां अलिंद और बायां अलिंद ये दो हो गए, और नीचे के दो होते हैं, दो कक्ष जिसका नाम रहता है दायां निलय और बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय, तो दो होते हैं। तो हृदय चार कक्षों में बटा रहता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, है ना। इसमें से ऊपर के दो कक्ष को अलिंद कहते हैं, है ना, ऊपर के दो कक्ष को अलिंद कहते हैं और नीचे के दो कक्ष को निलय कहते हैं, नीचे के दो कक्ष को निलय कहते हैं। दायां अलिंद और दायां निलय को दाएं हृदय कहा जाता है दोस्तों। दायां निलंद दायां अलिंद और दायां निलय को दायां हृदय कहते हैं, बायां अलिंद और बायां निलय को बायां हृदय कहते हैं दोस्तों, के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया क्या? उसके बाद ये समझिए, ये इतनी चीजें याद रखना, बाकी चीजें मैं बोल के बता देता हूं। दायां अलिंद सिराओं से ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं निलय में पंप करता है दोस्तों। क्या करता है? दायां अलिंद का काम क्या होता है? दायां अलिंद सिराओं से ऑक्सीजन रहित रक्त को दायां निलय में पंप करता है। वहीं बायां अलिंद जो है वो सिराओं से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं निलय में पंप करता है दोस्तों। ये काम होते हैं इनके। वैसे ही निलय का भी काम होता है। दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को धमनियों के जरिए फेफड़ों तक पहुंचाता है दोस्तों। वहीं बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है दोस्तों। तो अपने को ये याद रहे ना, चार कक्ष होते हैं। ये समझ में आ गया है ना? ये इतना समझ में आया। इसका डायग्राम बना हुआ था एनसीईआरटी में, अभी दिखाऊंगा आगे आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, चिकित्सक अपने हृदय स्पंद को नापने के लिए, हृदय स्पंद यानी कि धड़कन को नापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों। जो गले में टंगा के रखते हैं ना, गले में टंगा के रखते हैं, हेडफोन टाइप का, तो वही है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं? स्कोप कहते हैं दोस्तों। उससे नापते हैं दोस्तों। ये पता रहना चाहिए किससे नापते हैं करके पूछ लेता है। ये पूछेगा हृदय धड़कन को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं करके, ये पता रहना चाहिए। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी दोस्तों। ये पूछा जाता है किसने की थी करके, है ना। विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 के बीच की थी। 1578 से 1657 के बीच की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। इन्होंने परिसंचारी, जिसे सर्कुलेटर भी कहा है, इसे सर्कुलेटर भी कहा है। किसने? विलियम हार्वे ने सर्कुलेटर कहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये याद रखना है। तो इतनी चीज समझ में आई क्या? अब अपन आगे चलते हैं, जंतुओं में उत्सर्जन की बात करते हैं। ये क्या होता है? तो आपको बता दूं, जीवों में शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है। उत्सर्जन की वजह से शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है दोस्तों, और असमाटिक दबाव नियंत्रित रहता है। ये पता होना। तो यहाँ क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होता है दोस्तों, जिसे किडनी कहते हैं। एक जोड़ी यानी दो किडनी होती है ना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, ये देखो ये लिखा है ना, मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यानी दो होती है, इसलिए एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, और उसके अलावा एक मूत्राशय होता है, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है, और मूत्रमार्ग सम्मिलित होता है दोस्तों, और मूत्रमार्ग में ही मूत्ररंध्र रहता है, मूत्ररंध्र रहता है। ये याद रखना है। तो इतनी चीजें याद रखना है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्रों में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित है दोस्तों। मूत्रमार्ग सम्मिलित है, इसे ही मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। याद रखना है क्या क्या सम्मिलित है ना।
कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेके 1.8 लीटर मूत्र करता है दोस्तों। कितना करता है 24 घंटे में? एक से लेके 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं दोस्तों। अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, ये याद रखना है। कभी पूछा जा सकता है कितना मूत्र करता है इंसान और उसके अलावा कितना परसेंट क्या रहता है, ये पता रहना चाहिए। 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो याद रखना है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है करके पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने के लिए फेफड़ों और गुर्दे दोनों अंग जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। तो फेफड़े भी होते हैं और गुर्दे को ही वृक्क कहते हैं, यानी किडनी है ना, किडनी। तो कभी पूछा मानव शरीर में किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, तो किडनी में होता है, याद रखना है ना, किडनी में होता है, रक्त शुद्ध होता है। रक्त को छानने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त को छानने की विधि को अपोहन, ये लिखा हुआ है अपोहन कहते हैं। अपोहन को ही इंग्लिश में कहते हैं डायलाइसिस कहते हैं, डायलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलाइसिस कहते हैं दोस्तों। तो कभी पूछा मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, तो किडनी में होता है, लेकिन फेफड़े भी जिम्मेदार होते हैं। तो आपको बता दूं, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने के लिए फेफड़े और गुर्दों दोनों अंग जिम्मेदार होते हैं। जैसे फेफड़ों का काम होता है, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है ना, तो उसके वजह से शुद्ध होता है, एक ये तरीका है। और दूसरा जो है गुर्दे में दोस्तों, किडनी में गुर्दे रक्त को छानने और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो किडनी होती है मानव शरीर की, ये गुर्दे बोलते हैं जिसको, रक्त को छानने और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये पता होना दोस्तों, है ना। गुर्दे कहाँ होते हैं? तो पसली पिंजर के ठीक नीचे स्थित होते हैं, इतना पता होना। तो गुर्दे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के अतिरिक्त तरल पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। तो कभी पूछा, अगर ऑप्शन फेफड़े और किडनी दोनों देगा तो दोनों सही होएगा, और किडनी देगा तो किडनी लगाना है। समझ में आया? बस इतना याद रखना है। इससे इतने सी समझ में आया कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, तो किडनी में होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ बताया गया रक्त को छानने की विधि को अपोहन कहते हैं, जिसे डायलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलाइसिस कहते हैं, ये पता होना। इसके अलावा गर्मी में हमें पसीना आता है, ये पसीना जो होता है ये श्वेत में जल का लवण होता है दोस्तों। जल का लवण यानी नमक होता है, जल में लवण मिला हुआ रहता है, जल में जल का लवण होता है। तो श्वेत या पसीना उसे ही कहते हैं, श्वेत या पसीना जल में लवण होता है, ये याद रखना। ये भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ ही है। बात करते हैं अब नेक्स्ट, आगे चलते हैं अपन पादपों में परिवहन की बात करते हैं। तो पादपों में परिवहन का मतलब है पौधों में जल, भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण। यह प्रक्रिया पौधों की संवाहिनी प्रणाली के जरिए होता है दोस्तों। कौन सी प्रणाली? संवाहिनी प्रणाली के जरिए होता है ना, जरिए होता है ना। तो देखो ये अपन ने पढ़े थे ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है। सबसे छोटी इकाई होती कोशिका, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक, ये याद रखना है। इसके अलावा देखो क्या बता रहा था मैं, पौधों में परिवहन दो तरह से होते हैं। एक तो होता है जाइलम के द्वारा और दूसरा होता है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम को एक और नाम है इसका, दारू भी बोलते हैं इसको, और फ्लोएम का एक और नाम है जिसको पोषवाह कहते हैं, पोषवाह कहते हैं, याद रखना है, पोषवाह। तो जाइलम और फ्लोअम है ना। तो ये पौधों में परिवहन के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम की मदद से जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। जाइलम की मदद से, ऐसे याद रखना है, जासे जाइलम जासे जल, जासे जाइलम जासे जल। तो जाइलम के वजह से जल और पोषक तत्व के परिवहन होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं जाइलम की मदद से जल और खनिज लवण का परिवहन होता है, खनिज लवण का परिवहन होता है दोस्तों। वहीं फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम की मदद से जल में घुली शर्करा और अमीनो एसिड का परिवहन होता है। फ्लोएम की मदद से जल में घुली शर्करा और अमीनो एसिड का परिवहन होता है, यानी फूड बोल सकते हैं अपन। भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। ये भोजन यानी फूड को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोनों, किसका क्या काम है, इसलिए पता होना।
क्या होता है दोस्तों, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से तैयार भोजन को, जो भोजन तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो भोजन को फ्लोएम की मदद से, ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम की मदद से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम के मदद से पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। बोले ले खाना बन गया, रख खा, तो समझ में आया, ये है। अब आगे चलते हैं अपन, ये समझ में आया कि दो चीज पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों याद रखना है। जल का कौन करता है और फूड का कौन करता है, पूछा जाता है। इसके अलावा एक नोट लिखा है, इसको देखो, मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, पूछा जाता है कई बार। मछलियां जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, सीधे जल में घुल जाता है, यह अमोनिया जो है सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और चिपकली, जो पक्षी हैं, कीट और चिपकली जो है, ये भी दोस्तों सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जित करते हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है। मछलियां अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, ये पता होना। दूसरा पूछता है, पक्षी, कीट, चिपकली, ये सब सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और ये दो फैक्ट रहेगा, इनको देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं अपन, है ना। इतना समझ में आया। उसके बाद ये देखो, स्पंजो और हाइड्रा जैसे जानवर, स्पंजो और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, इनमें कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता। स्पंजो और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता। स्पंज और हाइड्रा जैसे जानवरों में भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन केवल जल द्वारा किया जाता है, केवल जल के द्वारा होता है। कभी पूछा जाएगा इन दोनों में किसके द्वारा होता है, केवल जल के द्वारा, इसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। स्पंज और हाइड्रा जैसे जानवरों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। वे जिस जल में रहते हैं वहां उनके शरीर को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है वो जल ही। जल अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इस प्रकार इस प्रजातियों में रक्त जैसे संचार द्रव की आवश्यकता नहीं होती। इनमें खून भी नहीं होता दोस्तों, परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो खून भी नहीं होता, इसमें नहीं होता खून, याद रखना है। स्पंज मुख्य रूप से समुद्री जल में रहते हैं दोस्तों, जो स्पंज जो हैं ये मुख्य रूप से समुद्री जल में रहते हैं, जबकि हाइड्रा मीठे जल में रहते हैं, और स्पंज जो है समुद्री जल में रहते हैं। स्पंज और हाइड्रा में फेफड़े भी नहीं होते, रक्त और हृदय भी नहीं होता दोस्तों। तो स्पंज और हाइड्रा में फेफड़े भी नहीं होते, रक्त भी नहीं होता और हृदय भी नहीं होता, इसीलिए तो इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। ये याद रखना है, पूछा जाते रहता है, जो भी बताया मैंने। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से जल के रूप में बड़ी मात्रा में जल का हास्य होता है। जल का हास्य होता है, जल निकलता है, वो बताया गया है ना। कमी होती है, हास्य होता है, कमी होती है। तो वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से, जो पत्तियों में रंध्र होता है, रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में, वाष्प के रूप में उड़ जाता है, यानी बड़ी मात्रा में वायुमंडल में चला जाता है, तो जल का हास्य होता है दोस्तों। ये पता होना एक फैक्ट, ये फैक्ट पता होना। इसके अलावा एक और फैक्ट रह गया, इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है दोस्तों। जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो उसमें एक चूषण बल निर्मित होता है ना। चूषण बल पैदा होता है जिससे मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो यहाँ क्या लिखा है, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा है ना, जिसके कारण किसके द्वारा, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभी आकर्षित यानी खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तने और पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, समझ में आया, तने और पत्तियों तक पहुंचता है। इस तरीके से हो गया ये कंप्लीट। अब हम इसी लेक्चर में इस चैप्टर के थोड़े से एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो, ये देखो, पहला कॉलम के रूप में रंध्र का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन। क्यों हो जाएगा, कि अब भी पढ़े अपन, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में एक चूषण बल पैदा होता है जिससे, है ना। तो ये समझ में आ गया, इसका कहाँ से होता है वाष्पोत्सर्जन, रंध्र से होता है। जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का जल का परिवहन करता है, ये क्वेश्चन आता है ना। उसके अलावा फ्लोएम का काम क्या होता है, तो ये होता है भोजन का परिवहन, फूड मैंने बताया था। इसके अलावा मूल रोम जो होता है, मूल रोम, इसका काम क्या होता है, जल का अवशोषण करना, है ना।
मूल रोम का काम क्या होता है? मूल रोम का काम होता है मूल द्वारा, लिखा था ना जिसमें मूल द्वारा मृदा से अवशोषित जल तने और पत्तियों तक पहुंचता है, तो मूल रोम का काम होता है जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ब्लैंक्स के रूप में, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। और मैंने बताया था आपको धमनियों का काम क्या होता है। धमनियों का काम होता है कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाता है, यानी हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर ये काम होता है। हृदय से शरीर की ओर वाला काम होता है धमनियों का, और शरीर से हृदय की ओर ले जाता है शिराएं, तो ये याद रखना है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी बता चुका हूं मैं, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। धमनियों और शिराएं कोशिकाओं के जल द्वारा जुड़ी होती है दोस्तों, जल नहीं जाल द्वारा, है ना। धमनी और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती है, याद रखना है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है दोस्तों। स्पंदन यानी अपन ने इसको पढ़े थे नब्ज, है ना। नेक्स्ट है मानव शरीर के प्रमुख उत्पाद मूत्र है दोस्तों, ये तो पता है आपको। पसीने में जल एवं लवण होता है, ये भी पता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थ को द्रव के रूप में बाहर निकालता है, जिसे हम यूरिया कहते हैं, ये पता होना, ये भी पता चल गया। उसके अलावा ये वाष्प उत्सर्जन वाला भी मैंने बता दिया था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलम से, जा से जाइलम, जा से जल, याद रखना है। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उसे कहते हैं मंद प्रकाश में रखकर बढ़ाया जा सकता है, तो ये पता हो ना, मंद प्रकाश में रखकर मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये देख लो, यहाँ पे कोई काम का नहीं है। ये एक है रक्त का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, उसको बना नहीं सकते कृत्रिम तरीके से, इसीलिए रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है, अथवा यदि उसके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता, तो इसकी परिपूर्ति करने का एकमात्र तरीका है रक्तदान। रक्तदान करके ही एक से दूसरी जगह में चढ़ाया जाता है, या फिर ब्लड बैंक में जमा कर दिया जाता है और रख दिया जाता है उसको कुछ खास टेम्परेचर में, तो रक्त का दान किया जाता है। रक्त की सामान्यतः आपूर्ति कम हो, क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की कमी करने की शक्ति कम नहीं होती, ना ही रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नया रक्त बनता है, ये बताया गया है एनसीईआरटी में। तो इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, है ना। तो इस लेक्चर में जो भी काम की जानकारी मैंने देने किया, धन्यवाद।